Caste has returned to the population census for the first time since independence. The format has, that's the question or questionnaire on your screen. Look at question number 10. The format, this format has sparked politics already. Some people have a problem with it. The question is whether this is a step for justice and social welfare, or will this become a tool for votes? That's the debate. So let's open this up. Dr. Rajkumar Rajan, national spokesperson of the RJD, is with us. Dr. Rajan, ये जो पहली बार हो रहा है इंडिपेंडेंस के बाद कि सेंसस में ही कास्ट का कॉलम जोड़ दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? प्रणेश, देखिए, सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो है वह सिद्धांत जुड़ा हुआ है जातीय जनगणना से। आप सब, हम सब जानते हैं, लगातार माननीय लालू प्रसाद जी हमारे लोकसभा में, संसद भवन में लगातार प्रश्न उठा रहे थे। कई वर्षों से मूलभूत प्रश्न था कि जातीय सर्वेक्षण जब तक नहीं होगा, जातीय आंकड़े जब तक नहीं आएंगे, जातीय जनगणना जब तक नहीं होगा, आरक्षण नीति सही से लागू नहीं हो सकता। तो वो तो हो गया ना। आवाज डॉक्टर राजन, ये जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो बात उठाई थी वो तो हो गया, लेकिन अब देखिए ये किया किसने? आपके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने तो लालू जी को धोखा दे दिया। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया। अब उनके लिए दो शब्द बोलिए। नहीं प्रणय जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार को झुकना पड़ा। पूरा तो इससे पहले नहीं, इससे पहले की जो सरकारें थी वो झुकती नहीं थी। ये सरकार जो झुक गई वो डिक्टेटोरियल है। डॉक्टर राजन, क्या सोच के आप बोल रहे हैं या बोलने के बाद सोच रहे हैं आप? नहीं, प्रणय, यह समझना पड़ेगा प्रणय जी कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ, आप जानते हैं कि आरजेडी की सरकार थी उस समय, और मजबूरन नीतीश जी को झुककर समझौता करना पड़ा। इससे पहले की जो सरकारें थी, जब आपकी सरकार थी, तब क्यों नहीं करवाया? आप दूसरों को झुका रहे हैं, खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार थी इतनी दशकों से उन्होंने नहीं किया? आईपी सिंह जी, देखिए, ये तो निश्चित तौर से सामाजिक न्याय को लेकर जब मंडल कमीशन इंप्लीमेंट हुआ और देश में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो ये कार्य तो पहले होना चाहिए था। लेकिन ये मान के चलिए कि जिस तरह से राजद और समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना के लिए देश भर में माहौल बनाया, उसकी लड़ाई, मुकम्मल लड़ाई हम लड़े, और बीडीए जिस तरह से अपनी लड़ाई को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रस्तुत किया, उसका ये परिणाम था कि हम भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर समेटने में एक बात बताएं आईपी सफल सिंह जी, अभी इससे पहले वाले डिबेट में आप कह रहे थे आरएसएस वर्गीकरण करती है। जो पीडीए आप बार बार कह रहे हैं पीडीए, ये वर्गीकरण नहीं है, ये क्या है? कौन सा करण है ये? देखिए, जब सामाजिक न्याय की बात आती है, जो दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा पीडीए वर्ग है, उसको जब पीडीए में तो अब अखिलेश यादव ने बोल दिया कि पी फॉर पंडित भी है। जब जातिगत जनगणना होगी और वो सभी, देखिए प्रणेश जी, वो कालम देखिए उत्तर प्रदेश में क्या मंडल कमीशन का, अरे अखिलेश यादव जी ने कहा है पी से पंडित भी होता है, और मैं समझता हूं कि उस कालम में अखिलेश यादव जी ने कहा पीडीए का जो पी है उससे पी से पंडित भी है। पीड़ित है वो हमारे साथ है, बिल्कुल पिछड़ा भी है, और जो पीड़ित है वो भी हमारे साथ है। तो पंडित पीड़ित है ना? अरे वही तो मैं कह रहा हूं, इतने दिन से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पीड़ित किसी भी वर्ग से हो सकता है, तो उसको भी लाभ मिलना चाहिए ना। आप कह दीजिए कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम रिजर्वेशन का बेनिफिट पंडितों को भी देंगे। बोलिए। देखिए, सवाल बस यही है। 10% दिया तो 10% फंस गए अब आप आईपी सिंह जी। नहीं, सवाल तो यही है। आपने कहा पंडित भी पीड़ित है, अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूं उनको दीजिए रिजर्वेशन बेनिफिट्स, तो अब आप पूछ रहे सवाल ये है
सवाल यही है। मनोज यादव जी को भी मैंने यही सवाल पूछा था, अब आप आज आए हैं तो आपसे भी यही सवाल है। डॉक्टर नेहा। मैं सबसे पहले आरजेडी और उसके बाद फिर मैं सपा के स्पोक्स पर्सन को जवाब देना चाहूंगी। पहली बात तो जो आपने कहा, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया था, तो उस कास्ट सेंसस करने के बाद आपने सामाजिक न्याय कैसे किया, मैं बताती हूँ आपने कैसे किया। आपको पता चला कि कुर्मी जो है वो अपने आबादी से दुगने रिप्रेजेंटेड है सरकारी जॉब में, विच इज 2.88% उनकी पॉपुलेशन है। दे हैड 5.72% इन द गवर्नमेंट जॉब। सेम थिंग कम्स विद कुशवाहा, 4.21% पॉपुलेशन, 5.47% उनकी सरकारी नौकरी। यादव जो थे वो 14% है पॉपुलेशन में, 14% उनके पास सरकारी जॉब है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिजर्वेशन कम करने की बजाय या ओवर रिप्रेजेंटेड कास्ट को बाहर निकालने की बजाय इन्होंने रिजर्वेशन जो है 50% लिमिट क्रॉस करके सीधे 65% कर दिया। उसके बाद ये डेटा गया कोर्ट में। जब कोर्ट ने ये डेटा देखा तो कोर्ट ने बोला कि ये तो आपने मतलब कैलकुलेशन ही गड़बड़ की और आपने इसको कैसे रिजर्वेशन बढ़ाया, आपको इनमें तो 4-5 कास्ट ओवर रिप्रेजेंटेड है, तो इनका कोई भी लॉजिक नहीं है रिजर्वेशन बढ़ाने का। उन्होंने ये कोर्ट में कैंसिल कर दिया। तो दिस वाज द कोर्ट डिसीजन। कोर्ट ने अपने जजमेंट में खुद बोला है कि 4 या 5 कास्ट ओवर रिप्रेजेंटेड है, उनको आपने क्यों रखा हुआ है। ये पटना हाईकोर्ट के जजमेंट में लिखा है। नाउ कमिंग टू सपा, जो वही पीडीए हमेशा करते रहते हैं, तो आई थिंक आई हैव प्रेजेंटेड दिस डेटा बिफोर। अभी यूपी पुलिस का डेटा आया है जहां पे ये दिखता है कि सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट यादव और मुस्लिम पे लगते हैं, यानी कि उनके पिछड़ा और अल्पसंख्यक पे। तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक मिलकर दलित पे ही अत्याचार कर रहे हैं, तो इनका पीडीए जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल है। ये आपस ही में बैठ के डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये किस तरह का सामाजिक न्याय हो रहा है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसे मैंने बोला सारा डिस्क्रिमिनेशन, अधिकतर डिस्क्रिमिनेशन इनके आपस में ही होता रहता है। आई थिंक लेट्स टेक अ रिस्पांस फ्रॉम आईपी सिंह जी। आईपी सिंह जी बताइए ना कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती कि सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। नहीं, ये भी तो बताइए कि उत्तर प्रदेश की वस्तुतः स्थिति क्या है, कानून व्यवस्था किस हाल में है, ये सब भी तो बताइए कि महिलाओं पर कितना अत्याचार। अरे तो सर उसका उस डेटा से क्या मतलब है आईपी सिंह जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कुछ तो सर आप क्या बोलते हैं उसको मर्यादा रखिए, आप अपनी रख लीजिए। चाहते हैं कि जातिगत जनगणना में जितनी भी जातियां हैं उनके कॉलम होने चाहिए, पूरा का पूरी जानकारी लेनी होगी। बिल्कुल कॉलम रखिए। मैं ये बोल रहा हूं, अभी आपने जैसे शो पे मान लिया कि कोई पंडित भी है तो वो भी पीड़ित हो सकता है, तो आप उनको बेनिफिट देंगे, आप ये कह दीजिए। नहीं देखिए ना, नहीं क्यों देंगे? नहीं अब बोलिए हाँ देंगे, है उसके साथ न्याय होगा। न्याय नहीं, बेनिफिट दीजिए आप उनको रिजर्वेशन का। कि आज भी तो इनसे ना will this help? You know, Pranesh, India is a diverse country, and while we were always, we always wanted to go ahead with caste census, we also knew that this has to be done with utmost care and authenticity to ensure that a false botch-up exercise, which is what the Congress has done in Telangana, does not get repeated. So the last time a caste survey took place in 2011, 9 lakhs errors has been reported. So if you look at the present form, it is a very democratic form. The Congress is upset because Congress wants, specific castes to be named state-wise. We feel that the Indian society is an evolved society. There are some people who want caste to be mentioned. There are some, who don't want their caste to be mentioned. So that way, I think it's a very practical form. And what Congress has done in Telangana is something which we are all aware of. 103,000 houses were declared as inaccessible houses. There was a fall of 21 lakhs, data in the 1 lakh numbers in the total number of backward classes. So Congress, wherever it has done it, in Karnataka, in Chhattisgarh, they never disclosed it because for the Congress party, it was always a botched-up exercise. Our effort is to ensure that it is done in a very practical way, respecting people's sentiment and ensuring that it is used only and only for developmental purposes. If Rahul Gandhi asked you about his slogan, "Jitni abadi utna haq," what would you say? Yes, no? The first, Rahul Gandhi will have to walk the talk on that. He will have to, give that importance to 80%, the 80% population of the country, which the Congress party is never concerned about. The Congress party is the modern day Muslim League.
So does Congress Party respect the 80% Hindu population of the country? That is a question which he has to answer before raising these slogans. Just one of the great authors that I know, and his next book should be titled "How to Avoid a Direct Question." The question is, what has the BJP done or attempting to do, but doing it factually wrong? What happened in Telangana is not the caste census, it's the caste survey. What happened in 2011 was the caste census. There's a difference, there's a marked difference between the two. The question simply is this out here, Touheen. When you leave a questionnaire open, a caste in a state could be not an OBC in another state. That leaves loopholes for A, discrimination, B, errors. Once error comes in, it becomes a free-for-all. It then puts deserving people out of the game. For example, the Bihar caste survey, you saw a lot of pundits or a lot of upper caste who are more poor than most people in the SC community. What happens then? Okay, let's say the BJP's done everything perfect. You guys are geniuses. Perfect. What's plan B after this? Tell us. Tell us plan B now on Times Now. Tell us now. You have a plan B? You've left something open-ended which will lead to, and mark my words, which will lead to people being left out. Because a caste, for example, the Honorable Prime Minister's caste in a state is not OBC in another state. And you're playing with fire. We were leaving it open-ended. And this is what you're up to. Last 30 seconds, Ruben hasn't spoken. Ruben? No, I think we need to understand that caste is an everyday reality. It is the oldest institution of human discrimination. We need to, even to solve any problem, we need to measure it, and hence a caste census is a welcome move. I would like to ask the BJP that they're in power in Bihar. What happened to the caste survey data? Why is it that they are not letting that out? I mean, they're in power there. Are they saying they disagree with the findings of that data and hence they need to create some new yardsticks? And is this basically an outcome of that? The findings of these surveys across many states have what happened in thrown Bihar? up uncomfortable questions. Dr. Neha, would you like to, close? Yeah, I think first thing is the open-ended question. I think we need to discuss more on that. The open-ended question can lead to a lot of problems. Just to give an example, in 2011, they did a socio-economic caste census, and there they left the caste portion, that question open-ended. And what happened? There were 46 lakhs caste which came in the list. In the end, that report had to be discarded by the government because they found that it was, unusable and it was not making any sense. So if you leave the caste question open and without leaving any, sort of drop down a list which is already there in the government's documents, then what will happen? The same thing. You will get 46 lakhs, 47 lakhs, 50 lakhs caste, and then in the end, you will, after spending crores and crores of rupees on caste census, you will discard this report. Second thing is, what is the objective of the caste census also should be clarified by the government, because if you're doing caste census, what are you going to do with it? That's the fundamental question, I think. In the days to come, we'll have many more conversations around this. Thank you, all of you, for joining us. The News Hour with Navita Kumar coming up on the other side.